दोस्तों जितने भी क्लास 12 की स्टूडेंट है, पहला पेपर 24 फरवरी को आपको है बेटा, और आज के इस सेशन से आपको 34 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि आपके पेपर में 20 नंबर का गद्यांश पद्यांश आता है, 10-10 नंबर के गद्य और काव्य के चैप्टर से, और संस्कृत में 14 नंबर का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। और आज के इस सेशन में ये सबसे ज्यादा जो आपको समस्या टॉपिक दे रहा था, आज के इस सेशन में कुछ ऐसा ट्रिक आपको मिलने वाला है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, देखो गद्य में और काव्य में बहुत सारे चैप्टर है, जिसमें से कोई भी 2 चैप्टर से गद्यांश पद्यांश देगा। अब बच्चों की समस्या रहती है कि सर ये किस लेसन से लिया गया है, हम कैसे पहचाने, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो बाबू यही रहेगा कि ये गद्यांश किस लेखक ने लिखा है और किस चैप्टर से है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आज का सेशन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा, चाहे आप एग्जाम के एक दिन पहले भी इस वीडियो को देख रहे हो, इस सेशन से आप लगभग 34 नंबर पक्के करने वाले हो। तो एक बार दिल खोलकर सभी बच्चे ईमानदारी से सेशन को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आज के इस सेशन में मैंने बोला कि आपका 1-2 नंबर नहीं, टोटल 34 नंबर का सवाल है। और ये 34 नंबर बहुत सारे ऐसे बच्चे, क्योंकि देखो आप सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक है, इसमें 10 नंबर आपका पक्का हो जाता है। आप साहित्यिक परिचय कर लेते हो, 5 नंबर का लेखक, 5 नंबर के कवि। आप कहानी कर लेते हो 5 नंबर का, 5 नंबर का खंडकाव्य कर लेते हो। व्याकरण सेक्शन 15 नंबर बिल्कुल सही है, और 6 नंबर आपका पत्र, और 9 नंबर निबंध। ये टॉपिक ऐसे हैं जिसको आप बनाकर भी लिख सकते हो। लेकिन भैया ये 34 नंबर, इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, और किस तरीके से क्या करना है सब कुछ आज की सेशन में देखने वाले हैं। सभी बच्चे एक बार ईमानदारी से, जो बच्चे वीडियो को लाइक, और सबसे पहले भैया मैंने आपको बोला जब आप शेयर करते हो तो दिल से एक आग निकलती है कि नहीं, इन बच्चों के लिए पूरा जी जान लगा देना है। तो सभी बच्चे एक बार, चाहे आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां पर भी आपके यार दोस्त है जिनको भी पेपर देना है, आग की तरह सेशन को शेयर कर दे। फिर आज की इस धमाकेदार क्लास को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आपके पेपर में सबसे पहले प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4, 5-5 नंबर के प्रश्न संख्या 1-2 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न संख्या 3 में आपको देगा पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, यानी जितने भी आपके गद्य के चैप्टर है उसमें से कोई 2 गद्यांश देगा, और जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने देंगे, उसी गद्यांश से पूछेगा। और सेम चीज पाठ्यक्रम निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। तो पहले प्रश्न संख्या 3 और 4, इसमें 20 नंबर कैसे पक्के करने, पहले उसको देखेंगे। और फिर संस्कृत के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए भी हम लोग आज की सेशन में देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे, लगभग 500 बच्चे इस सेशन में आ चुके हैं। एक बार भाई एक बच्चा एक लोग को शेयर करेगा तो आराम से 1000 बच्चे सेशन में आएंगे। फिर आज के इस धमाकेदार क्लास को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, देखो गद्यांश पद्यांश को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2 नियम है। इस 2 नियम को अगर आपने नहीं लगाया तो भैया आप कभी भी 10 में 10 नहीं स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले और सबसे खास बात, देखो आप भले आपके पेपर में गद्यांश में 5 क्वेश्चन देगा, ठीक है, अगर आपने पहला क्वेश्चन, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही रहता है कि इसमें आप बताओ कि ये जो गद्यांश है ये किस लेखक ने लिखा है और पाठ का नाम, अगर यहां पर ही गलती कर दिए तो भैया एग्जामिनर समझ जाएगा कि जब बच्चे को यही नहीं पता है कि ये गद्यांश किस लेसन से लिया गया है तो ये 4 क्वेश्चन भी गलत ही किया होगा। तो कोशिश करना है कि सबसे पहले जो पाठ का नाम, लेखक का नाम रहे वो बिल्कुल सही रहे, और जो आज के सेशन में ट्रिक देने वाला हूं उसके बाद आप बोलोगे कि सर पहला क्वेश्चन तो मेरा कभी भी गलत नहीं होगा। अब जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट है, सबसे पहला काम, जितने भी गद्य के आपके चैप्टर है, ठीक है, सबसे पहला काम, पहला क्वेश्चन ही रहेगा पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो सबसे पहला आपके लिए होमवर्क है, चाहे आप एग्जाम के एक दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहले गद्यांश और पद्यांश का सॉल्व करने का जो सबसे पहला नियम है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम ये आपके जुबान पर होना चाहिए, जितने भी आपके गद्य के चैप्टर है। तो यहां पर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने कॉपी में नोट करके सभी बच्चे ईमानदारी से पहले तो उसको याद कर लेंगे कि अगर भैया राष्ट्र का स्वरूप, तो तुरंत आपको बता देना है कि इसके लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाषा और आधुनिकता सुंदर रेड्डी, ठीक है, निंदा रस हरिशंकर परसाई। तो आपको सबसे पहले ये 6 है,
पाठ का नाम, लेखक का नाम। आप सभी को पहला तो आपका यही टारगेट आना चाहिए। सेम काम आपको काव्य के लिए जितने भी आपके चैप्टर हैं और जो इसमें कवि के हैं, ठीक है, ये आप सबसे पहले जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। पाठ का नाम, लेखक का नाम और ये काव्य के लिए सबसे पहला नियम तो यही है भैया कि ये आपके जुबान पर होना चाहिए। अब जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ये आप 10 से 15 मिनट के अंदर याद कर लेना और जब भी एग्जाम देने जा रहे हो तो पहले एक नजर तो इसको देख लेना। अब इसके बाद देखो संस्कृत पे हम लोग इस सेशन के बाद अच्छे से भी इसी सेशन में डिस्कस करेंगे। पहला कौन कौन बच्चों को पाठ का नाम, लेखक का नाम तैयार है? एक बार सभी लोग ईमानदारी से बताएंगे कि सर जितने भी गद्य के चैप्टर है, काव्य के चैप्टर है, उनका पाठ का नाम, कवि का नाम हमें 100% तैयार है। सभी बच्चे ईमानदारी से, और जो बच्चे सेशन को शेयर नहीं किए बेटा, लगभग 700 बच्चे सेशन को शेयर देख रहे हैं, एक बार बेटा, एक बार ईमानदारी से सभी लोग सेशन शेयर का बटन दबाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां पर। इसके बाद जो भी बच्चा अभी तक बेटा इधर उधर भटक रहा है, क्योंकि आप जिस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हो, यूपी बोर्ड में जिस बच्चे ने पूरे स्टेट में रैंक 1 हासिल किया था वह भी इसी चैनल से था। जिस बच्चे ने स्टेट रैंक 6 हासिल किया था, स्टेट रैंक 8, 9, ये सारे बच्चे शुभम क्लासेस से जुड़कर तैयारी की थी और इस बार बारी आपकी है। और जो बच्चे जिनकी तैयारी नहीं हुई है, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि अंतिम के 30-40 दिन में हम क्या पढ़ाई करें, तो उनके लिए शुभम क्लासेस ने लेकर आया संजीवनी बैच, जिसमें आपको जो संजीवनी बैच में जितना कराया जा रहा है अगर सिर्फ उतना आप तैयार कर लेते हो तो भी आप 85 से 90+ स्कोर कर सकते हो। और खुशी की बात है अभी इसकी फीस सिर्फ 499 रुपए पूरे एग्जाम के आखिरी दिन तक। तो जो बच्चे नहीं जुड़े बिना देर किए शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, जिसपे ऑलरेडी 1 लाख डाउनलोड है। डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करो, पेड कोर्स में जाओगे, संजीवनी बैच सबसे ऊपर दिखेगा, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर हमें आपके बैच में जुड़ना है। कौन कौन बच्चा इस सेशन में? सभी बच्चों को लगभग यहां पर देख रहा हूं, तो भैया पाठ का नाम और लेखक का नाम तैयार है, ठीक है। पहला मैंने आपको बोला कि अगर आपको गद्यांश पद्यांश में सबसे पहला रूल है कि भैया जो भी पाठ का नाम है, लेखक का नाम, जो भी पाठ का नाम है, कवि का नाम, ये आपको लर्न आना चाहिए आपकी जुबान पर। सबसे पहला तो ये नियम है। दूसरा नियम भैया कि आपको देखते ही, आप जब गद्यांश पढ़ो तो आपको देखते ही समझ जाना है कि ये किस लेसन से लिया गया है। तो इसके लिए मैंने हर चैप्टर का आपको कीवर्ड बनाया है और इस कीवर्ड को आपको तैयार करना है कि अगर आपके गद्यांश में ये कीवर्ड आपको दिखे तो आपको समझ जाना है भैया कि ये किस लेसन से लिया गया। एक एक एग्जांपल के तहत और इस सेशन में हम लोग 6 गद्यांश पद्यांश देखने वाले हैं जो लगभग 5 साल से आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। तो इसको पूरा सॉल्यूशन भी करेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हमें किस तरीके से करना है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर क्लियर है, क्लियर है। सभी बच्चे जो बच्चे सेशन को लाइक नहीं किए बेटा, बहुत दिन से आप बोल रहे थे कि सर गद्यांश पद्यांश का सेशन लेकर आइए, तो आज आपके लिए आया है। तो भैया लाइक तो आपका बनता है। जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक का बटन तुरंत दबा देंगे, ठीक है। यहां तक तैयार है सर? बिल्कुल। अगर यहां तक तैयार है तो अब सबसे पहले पाठ का नाम, लेखक का नाम आपने तैयार कर लिया। अब आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि आपको यह पता चल जाए कि गद्यांश पढ़ते ही किस लेसन से लिया गया है। तो इसके लिए आपको यह चार्ट अपनी कॉपी में बनाना है और इसको कई बार, लगभग 10 से 12 बार पहले इसको लिख लेना है ताकि यह आपकी जुबान, क्योंकि भाई 20 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का? 20 नंबर का, और आपके पूरे परसेंटेज में 4% का। तो किसी भी हालत में इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। अब यहां पर जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं, देखो यहां पर सबसे पहले गद्यांश के लिए जो 10 नंबर का आता है, और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बच्चे ये बोल रहे थे कि सर किस लेसन से हम गद्यांश पद्यांश 100% तैयार कर ले। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बताऊंगा जिससे आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो कोई भी बच्चा सेशन को बीच में नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आपका पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव सरल अग्रवाल, आपको अगर आपके गद्यांश में राष्ट्र वर्ड देखने को मिले, धरती माता, धरती, भूमि, वसुंधरा, पृथ्वी, जन, संस्कृति,
मातृभूमि, साहित्य कला, नृत्य गीत या राष्ट्रीयता। ये वर्ड अगर आपको अपने गद्यांश में देखने को मिल रहा है, चाहे इसमें से कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये हमारा पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। ये आपका 2 नंबर तुरंत पक्का हो जाना चाहिए। जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, ये आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम और ये पूरा कीवर्ड आपकी कॉपी में नोट रहना चाहिए, तब जाकर आप इसको बार बार रिपीट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। इसके बाद अगर आपका दूसरा चैप्टर भैया, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला दूसरा, आप जब यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर उठा के देखो तो इसी 2 चैप्टर से गद्यांश दिया है जो इस बार का मॉडल पेपर है। तो ये दोनों चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके गद्यांश में अशोक वर्ड दिखे, अशोक का फूल दिखे, मानव जाति की दुर्गम निर्मम धारा, कालिदास दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, ये वाला गद्यांश तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और अशोक वृक्ष, अगर ये आपके गद्यांश में ये वर्ड दिख रहे हैं तो आपको तुरंत समझ जाना है कि भैया ये अशोक के फूल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये लेखक है। ये 2 चैप्टर के बाद इसी तरीके से हर चैप्टर का है, जैसे भाषा और आधुनिकता। तो अगर भाषा की बात अवश्य होगी आपके गद्यांश में, तो भैया तुरंत समझ जाना है भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया और इसके लेखक सुंदर रेड्डी जी हैं। अगर नए शब्द, नए मुहावरे, आधुनिकता, पंडितों की दिमागी कसरत या फिर आविष्कार, ये वर्ड आपको दिखे। अब हम और हमारा आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम, तो इसमें भैया समृद्धि, अध्यात्म, भौतिक पदार्थों की इच्छा, समृद्ध देश, G8 देश, युवा छात्रों, विकसित देश एवं विकसित भारत, ये सारे वर्ड अगर आपको दिखेंगे तो समझ जाना है हम और हमारा आदर्श। अगर आपको निंदा रस, हरिशंकर परसाई जी का निंदा, धृतराष्ट्र, भीम, ईर्ष्यादेश, ये वर्ड आपको दिखे तो निंदा रस से। और अगर नस्तर, मदर टेरेसा, जो जितनी बूढ़ी उतनी अधिक मुस्कानमयी, ये वर्ड अगर आपको आपके गद्यांश में दिखे तो रॉबर्ट नरसिंह होम, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, यही 6 चैप्टर आपको है। तो अब आपने सबसे पहले तैयार कर लिया पाठ का नाम, लेखक का नाम और हर चैप्टर का ये कीवर्ड तैयार कर लिया कि अगर ये वर्ड आपके गद्यांश में दिखेंगे तो समझ जाना है किस लेसन से लिया गया, किस लेखक ने लिखा है। ये आपका 2 सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी गद्यांश में 10 में से 10 नंबर पाने के लिए। अब हम ऐसे गद्यांश को देखेंगे जो पिछले साल आए हैं और क्या इस कीवर्ड पर वो गद्यांश सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसको भी देखना जरूरी है। तो जो गद्यांश मैं आज के सेशन में 6 कराने वाला हूं, सभी बच्चे ईमानदारी से 6 गद्यांश और पद्यांश को 100% अपनी कॉपी में तैयार कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से जब आप क्वेश्चन बैंक उठाओ, जो मैंने कराया उसको तो कर लो, बाकी सबको एक एक बार अच्छे से पढ़ डालो ताकि आप 100% गद्यांश पद्यांश में 20 में से 20 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, पहला पाठ का नाम, लेखक का नाम, दूसरा हर कीवर्ड। ठीक है, अब यहां पर पहला गद्यांश लगभग 3 से 4 साल ये आपके बोर्ड एग्जाम में है। अब आपको सबसे पहले मुझे बताना है कि ये किस लेसन से लिया गया है। सबसे पहले यहां पर आपको गद्यांश को अच्छे से एक बार पढ़ना है, एक बार अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि तुरंत आपको देखते ही टिक कर देना है कि किस लेसन, पहले अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बाकी 4 क्वेश्चन का भी आपको जवाब देना है और ये 4 क्वेश्चन का जवाब आप तब दे पाओगे जब इस गद्यांश को अच्छे से समझोगे। तो यहां पर जो गद्यांश दिया गया भैया, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंक पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के अगोपान जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इस गद्यांश में आप देख रहे हो भूमि वर्ड कई बार यूज हुआ है, पृथ्वी वर्ड कई बार यूज हुआ है, राष्ट्रीयता वर्ड यूज हुआ है। तो अब मैंने आपको बोला कि भैया अगर आपके गद्यांश में राष्ट्र या फिर पृथ्वी या फिर राष्ट्रीयता ये वर्ड आपके गद्यांश में दिखे तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये हमारा राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया। और आप सभी को पता है कि राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है, हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल ने। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां पर है, पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम। शीर्षक का नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे, लगभग 800 बच्चे सेशन को देख रहे हैं, सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे। और जिस तरीके से बता रहा हूं, यह नहीं कि एक ही मिनट में इसको कर ले जाओगे, आपको पेशेंस बनाकर समझना पड़ेगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे, जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं सभी लोग मुझे बताएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र का स्वरूप। तो यहां पर पहला क्वेश्चन हो जाएगा, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक, राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम क्या हो जाएगा बेटा? गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और तथा इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। 2 नंबर आपको यहीं पर मिल गया और यहीं पर एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये बच्चा पढ़ने वाला, क्योंकि इसने इतना तो बता दिया कि ये गद्यांश किस लेसन से लिया गया। अब यहां पर ये 4 क्वेश्चन जो और रहते हैं, देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये 4 क्वेश्चन का जवाब लगभग एक पेज पर लिखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल नहीं, अगर इसका जवाब 2 लाइन में अगर आपने लग रहा है कि आपने लिख दिया है तो उतना भी सफिशिएंट है। इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि भैया आपको 200 वर्ड में लिखना है, 300 वर्ड में। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो भैया यहां पर पहले ही लाइन में दिया है, देखो जब यहां पर आप पढ़ रहे थे राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो भैया राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? अभी इसको आप देखो, हर क्वेश्चन का जवाब, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। तो यहां पर 2 नंबर आपको ऐसे ही मिल गया। या पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो भैया यहां पर ही आपको दिखेगा, ठीक है, या पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको सबसे पहले सारे क्वेश्चन का जवाब इसी में, और ऐसा नहीं है कि इसका जवाब सभी बच्चे सेम लिखे, कुछ घुमा फिरा कर अपने से बनाकर भी लिख सकते हो, लेकिन गद्यांश को 2 बार पढ़ोगे तो 100% ये 4 क्वेश्चन का जवाब आप आराम से बनाकर लिखोगे। तो ये 10 नंबर के लिए आपको थोड़ा सा सबसे पहले पाठ का नाम, लेखक का नाम, हर चैप्टर का कीवर्ड और थोड़ा सा जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है, जो मैं करा रहा हूं वो तो साथ में जो क्वेश्चन बैंक है उससे जो भी चैप्टर, डेली का टारगेट मैंने 2 चैप्टर के गद्यांश हम डेली देखेंगे। तो 2 चैप्टर देखो, पिछले साल में जो 2-3 साल आए उनको एक बार पढ़ डालो भैया, वहीं से आपका ये कल्याण हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है सर? यह मैंने 10 बार लाइक कर दिया भाई, एक ही बार लाइक करके छोड़ दो। अगर यहां तक समझ में आया तो सभी बच्चे एक बार लाइक करेंगे, ठीक है? पहला गद्यांश, और अब जब आप क्वेश्चन बैंक में देखोगे यह गद्यांश लगभग 3 से 4 साल आपके बोर्ड एग्जाम में आए जो 10 नंबर आपको दिलाएंगे। तो इसका जवाब मैंने बोला 2-2 लाइन में अगर लिखोगे तो भी आपको 2-2 नंबर मिलेगा, इसलिए सिंपली आपको इसी तरीके से इसका जवाब करना है, ठीक है? तो ये आपको समझ में आया तो सभी बच्चे लाइक करेंगे। ये पहला गद्यांश था जो आपके ट्रिक पर सॉल्व हुआ। दूसरा देखेंगे, ठीक है? दूसरा, मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक, देखो आपको अगर ये पता चल जाए, आपका चैप्टर ही अशोक के फूल, यहां पर पहले ही दे दिया कि भैया अशोक। अब यहां पर पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा। तो यहां पर भैया आपको पता है कि अगर आपके गद्यांश में अशोक वर्ड दिखे तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये अशोक के फूल से लिया गया, और अशोक के फूल के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका पहला क्वेश्चन जो यहां पर यही रहेगा भाई कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में क्या लिखते हैं जल्दी से बताओ, जितने बच्चे इस सेशन को दे रहे हैं? अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से हर गद्यांश आपका सॉल्व हो जाएगा, जो ट्रिक मैंने यहां पर आपको दिया है। पिछले साल भी एग्जाम के पहले दिया था, 1 दिन पहले। बहुत सारे बच्चे बोले कि सर हम तो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कैसे ये पहचाने किस लेसन से लिया गया, लेकिन आपने जो दिया उसके बाद तो सब कुछ मक्खन है। तो इसी तरीके से आप भी थोड़ा सा इसको कॉपी में नोट करके जब प्रैक्टिस करोगे तब आप बोलोगे कितना कारगर है, ठीक है? अब यहां पर पहला हो जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से उद्धृत है। ये आपका 2 नंबर सबसे पहले यही बता। और क्या सर ये 100% पूछेगा कि पहला क्वेश्चन की पाठ का नाम, लेखक का नाम? 100% पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, ठीक है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? यस सर, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है? अब अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यहां पर इसमें सिंपली आपको भाई पंडिताई किस प्रकार एक बोझ है, तो सबसे पहले आपको गद्यांश को 2 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। 2 बार आप इसको पढ़ो, फिर आपको हर क्वेश्चन का जवाब इसमें मिलेगा। ये आपको
पंडिताई किस प्रकार एक बोझ है? तो विद्वता से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार मनुष्य के लिए बोझ बन जाता है, अंततः पंडिताई अहंकार रूप में एक बोझ है। प्रस्तुत गद्यांशों में किसकी विवेचना की गई? तो प्रस्तुत गद्यांश में, क्योंकि इस गद्यांश में मनुष्य की बदलती मनोवृत्ति के बारे में बात हुआ है, तो इसका सिंपली जवाब हो जाएगा किसकी विवेचना की गई है? तो प्रस्तुत गद्यांश में मनुष्य की बदलती मनोवृत्ति के परिणाम की विवेचना की गई है। और प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसकी मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है? तो मनुष्य की। तो इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए आपको 100% देखने हैं। साथ में जो तीसरा, ये लगभग बेटा आपके पेपर में, आप जब पेपर उठा के देखोगे तो 5 से 6 साल ये वाला गद्यांश, मैंने बोला था अभी गद्यांश का ट्रिक भी दे रहा था, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वो उतना को ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। तो भैया ये गद्यांश तो बहुत ही फेमस है और कई बार आया। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा। इसमें भी आपका वर्ड अशोक वर्ड यूज हुआ है और दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। तो मैंने यहां पर भैया आपको दिखाया था दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है और अशोक, तो तुरंत समझ जाना है अशोक के फूल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन इसमें दिया है उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम। पाठ का नाम क्या हो जाएगा? अशोक के फूल, और लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखा अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? लेखक ने दुनिया का व्यवहार किस तरीके का बताया? तो भैया लेखक ने दुनिया का व्यवहार बताया है कि लोग उसको ही याद रखते हैं जिससे उसका स्वार्थ सत्ता। तो सिंपली आप लिख सकते हो लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह बताया कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। और इसमें एक स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? तो सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही, तो ये आपका स्वार्थ का अखाड़ा किसे का? सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। ये आपका तीसरा था जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश था, जो कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। ये तीसरा था। अब चौथा गद्यांश इसमें है भैया नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा। भैया भाषा वर्ड इसमें आपको कई बार दिख रहा है और नए नए शब्द, नए मुहावरे। तो भैया मैंने आपको यहीं पर, आप ये ट्रिक, ये चार्ट अगर देख लिए तो भैया आपको सोचना ही नहीं है कि किस लेसन से। ये देखो भाषा वर्ड, अगर आपकी भाषा की बात अवश्य होगी, नए शब्द नए मुहावरे। तो भैया कौन सा चैप्टर है? भाषा और आधुनिकता, और इसके लेखक सुंदर रेड्डी जी। तो इसका पहला क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, नए शब्द नए मुहावरे। गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ में सिंपली लिख दोगे प्रस्तुत गद्यांश सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से उद्धृत है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, किसके प्रयोग से भाषा में आधुनिकता लाई जा सकती है और किसके गणने मात से भाषा का विकास नहीं होता है। इसको आपको एक बार तो अच्छे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर सभी क्वेश्चन का जवाब इसमें 100% है। जैसे यहां पर है नए शब्दों के गणने मात से ही भाषा का विकास नहीं होता, तो किसके प्रयोग, किसके गणने मात से भाषा का विकास नहीं होता है? तो नए शब्दों के गणने मात से ही भाषा का विकास नहीं होता है। ये आप इतना लिख दोगे तो 2 नंबर 100% हो जाएगा। ये आपको इसी तरीके सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें किसके प्रयोग से भाषा में आधुनिकता लाई जा सकती है? भाषा में आधुनिकता लाने के लिए आवश्यक है कि हम नवीन पारिभाषिक शब्दों एवं नवीन लेखन शैलियों पर आधारित लेखन पद्धतियों का प्रयोग करें या प्रयोग करें। किसके गणने मात से भाषा का विकास नहीं होता है? लेखक का कहना है केवल नवीन शब्दों का, नए शब्दों को गणने मात से भाषा का विकास नहीं होता है। उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किन किन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है? तो भैया प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने नवीन पारिभाषिक शब्दों, नवीन मुहावरों, नवीन लेखन शैलियां और बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। तो ये आपका 4 गद्यांश था जो आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लगभग हर गद्यांश 3 से 4 आ रहे हैं। और सबसे खुशी की बात है कि ये सारे गद्यांश जो मैंने आपको ये ट्रिक बताया इस पे है। तो सभी बच्चों का सबसे पहले यहां पर भैया किसको रिकॉर्डेड क्लास लग रहा है? ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास है ये भैया, यूपीएससी ड्रीम भैया रिकॉर्डेड क्लास नहीं है बेटा ये, ठीक है। तो यहां पर सभी बच्चों का सबसे पहला होमवर्क क्या रहेगा कि भैया पाठ का नाम, लेखक का नाम और गद्यांश सॉल्व करने के लिए ये आपका कीवर्ड। तो ये आपका 4 गद्यांश है जो आपको 100% तैयार कर लेना है। इसके बाद जो पद्यांश के लिए सेम चीज आपको भैया, अगर आपके काव्य में, ठीक है, आपके पद्यांश में लज्जाशील वर्ड आपको दिखे, पथिक महिला, कृषक, ललना, किसान की पत्नी, मलिन लतिका, खिन्न, नीले फूल, उपवन वाटिका, ये वर्ड अगर आपको आपके पद्यांश में दिखे तो आपको तुरंत समझ जाना है पवन दूतिका से लिया गया और पवन दूतिका हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। अगर आपके पद्यांश में कैकेयी, अनुताप, मैया, माता कुमाता, भरत, वात्सल,
दुर्बलता लाल की माई, ये सारे दिखे तो भैया कैकेयी का अनुताप, मैथिली सरल गुप्त। तो हर चैप्टर का यहां पर मैंने आपको बनाया है, इसको आपको 100% सबसे पहले तैयार कर लेना, क्योंकि इसको नहीं तैयार करोगे तो सबसे पहला कंफ्यूजन तो यही रहेगा कि हम पहचाने कैसे, और जब पहचान नहीं पाओगे तो एग्जामिनर वहीं पर समझ जाएगा कि जब बच्चे को यही नहीं पता है किस लेसन से लिया गया है तो क्या ये सही जवाब दिया होगा। ठीक है, पीडीएफ बेटा सारा अपडेट है, एक भी पीडीएफ ऐसा नहीं है जो अपडेट नहीं है। आप एक बार एप्लीकेशन पर जाकर चेक करो। कुछ बच्चे तो ऐसे ही सारे क्लास में डिस्टर्ब कर देते, पीडीएफ नहीं अपडेट है। मैंने बोला दीपक ने आपको प्रॉमिस किया था ना कि सारा पीडीएफ अपलोड करेगा, तो सारा पीडीएफ, एक भी क्लास ऐसा अपडेट नहीं है जो पीडीएफ नहीं है। ठीक है, तो भैया यहां पर ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहला पद्यांश के लिए, ठीक है, सेम चीज जैसे गद्यांश में पाठ का नाम लेखक का नाम, वैसे ही पद्यांश में पाठ का नाम कवि का नाम और हर चैप्टर का ट्रिक। अब यहां पर ये लगभग ऐसा पद्यांश है जो आपके 5 साल आए, ठीक है, और ये भी आपका 10 नंबर का ही आता है। जितने भी आपके काव्य के चैप्टर है उसमें कोई 2 देगा, जिसमें से आपको कोई एक करना है। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, कृषक ललना, मैंने आपको बोला अगर आपके पद्यांश में लज्जाशील पथिक महिला कृषक ललना आपको दिखे तो पवन दूतिका और पवन दूतिका के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, तो दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम, कवि का नाम और कविता का नाम, ठीक है, ये आपको 2 नंबर सबसे पहले दिला देगा। तो सिंपली आप लिख दोगे दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और शीर्षक पवन दूतिका। राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। राधा पवन दूतिका से कह रही है कि यदि मार्ग में कोई लज्जाशील स्थिति दिखाई दे तो उसके वश को मत उड़ाना, थकी हुई प्रतीत हो तो उसकी थकावट को दूर कर देना। ठीक है, ये आपको इसके बाद इसमें तीसरा चौथा क्वेश्चन, राधा कृषक ललना की थकावट दूर करने के लिए पवन को क्या समझाती है। राधा पवन से कहती कोई थकी हुई कृषक ललना यानी किसान की पत्नी यदि खेत में दिखाई पड़े तो तुम धीरे धीरे उसके पास जाना और उसकी थकावट को दूर करना। फिर यहां पर कुछ वर्ड का मीनिंग पूछा, व्योम, आकाश, कृषक ललना, किसान की पत्नी और भूतांगना स्त्री। ये आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है और इसी तरीके से आपको करना है। सेम चीज आपका दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही, कहते आते तो यही अभिनर्देयी, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पद्यांश है। और मैंने बोला भैया अगर आपका माता कुमाता कैकेयी वर्ड अनुताप, तो आपको समझ जाना है कैकेयी का अनुताप, और कैकेयी के अनुताप के कवि कौन है, मैथिली सरल गुप्त जी। तो सिंपली पाठ के शीर्षक एवं रचयिता का नाम कैकेयी का अनुताप और इसके रचनाकार मैथिली सरल गुप्त जी है। कैकेयी को अभागनी रानी क्यों कहा गया है, कैकेयी ने अपना स्वार्थ साधने के लिए भगवान राम को वन भिजवाया था, स्वार्थ के कारण युगों युगों तक माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही वाली कहावत चरितार्थ रहेगी। इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है, इस काव्य में भरत की मां कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करते हुए अपने आप को ही धिक्कारती है, और सिंपली यही है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, आपको पहले तो पाठ का नाम लेखक का नाम, दूसरा आपका कीवर्ड, और तीसरा चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश है। अभी मैं चैप्टर वाइज गद्यांश पद्यांश का जो संडे, कल तो संडे की क्लास दूसरी क्लास है, लेकिन जो नेक्स्ट संडे क्लास सुबह 6 से 8 रहेगी उसमें चैप्टर वाइज जो भी गद्यांश पद्यांश रहेंगे वो मैं आपको इसमें करा दूंगा। तो ये आपका 20 नंबर 100% कंफर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आज के केमिस्ट्री की क्लास बेटा कल से चलेगी 6 से 10, ठीक है। 2026 का बैच आपका 6 से 7 दिन बाद उसमें कुछ क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इस बार हम लोग शुरुआत बहुत पहले से ही करेंगे, ठीक है। सर आज फिर केमिस्ट्री की क्लास, आज आपकी बेटा केमिस्ट्री की क्लास आज नहीं है, कल से होगी, ठीक है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सभी बच्चे? जिनको भी क्लियर है एक बार सेशन को लाइक करेंगे। और जो बच्चे इसको बेटा ये 6 गद्यांश और पद्यांश सबसे पहले आपकी कॉपी में नोट हो जाने चाहिए सभी लोग का, ठीक है। इरशाद रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए मैं आपको बताऊंगा जब इसको चैप्टर वाइज कराऊंगा,
ठीक है, जो नेक्स्ट सेशन हमारा यही रहेगा कि हर चैप्टर से 2-3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश रहेंगे वो मैं आपको करा दूंगा। फिलहाल आज की क्लास से आप ये 6 गद्यांश पद्यांश और दूसरा पाठ का नाम, लेखक का नाम और हर चैप्टर का कीवर्ड, इतना तो आप एटलीस्ट तैयार कर लो। ठीक है, इतना। यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है। तो ये 6 गद्यांश पद्यांश सबसे पहले आपको कर लेना। इसके बाद जो बच्चे संस्कृत के लिए परेशान है, देखो 14 नंबर आपका है और इसमें संस्कृत के लिए मैंने पहले ही बोला है कि आपका प्रश्न संख्या ख जो है इसमें आपका जो श्लोक आता है इसके लिए 2 चैप्टर, आपका पहला जातक कथा और सुभाषित रत्नानी, जो भी आपके क्वेश्चन बैंक में, इससे पहले मैंने आपके मॉडल पेपर के भी सारे कराए हैं। इसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन बैंक में जो भी श्लोक लगभग 3 से 4 साल आए उसका अनुवाद आप 100% तैयार कर लो, क्योंकि आपको संदर्भ में तो यही लिखना है भैया कि जो आपके चैप्टर है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिदर्शिका के महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है। तो 2 नंबर में तो आपका बुक का नाम तो चेंज होना नहीं, क्योंकि पाठ का नाम उसमें लिखना है नहीं, और उसमें लिखना क्या है, बुक का नाम और जो आपका चैप्टर का नाम है। तो भैया ये 7 ही चैप्टर है, इसमें जो ख क्वेश्चन के लिए ये 2 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैंने आपको गद्यांश के लिए पहले ही बोला महामना मालवीय, आत्मगम सर्वक और आपका पहला चैप्टर। तो जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं इसमें से जो भी आपके क्वेश्चन बैंक में और जो भी मैंने बुकलेट में प्रोवाइड किया है, श्लोक हो गया चाहे गद्यांश हो गया, उसकी आप हिंदी में अनुवाद का उसका प्रैक्टिस कर लो। बाकी इसमें जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे उसको मैं संस्कृत का नेक्स्ट क्लास लेके उसमें मैं हिंदी में अनुवाद जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि आज मैं 6 गद्यांश, जो 6 गद्यांश पद्यांश प्रश्न संख्या 3-4 में आते हैं उसको पहले प्रैक्टिस कर लो। एटलीस्ट वो 6 तो आपके तुरंत हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें से 100% 1-2 आपको देखने को मिलेगा। और इधर संस्कृत के लिए जो चैप्टर इंपॉर्टेंट बताएं उसको आप कर लो। बाकी पाठ का नाम, लेखक का नाम और हर चैप्टर का कीवर्ड, इतनी चीजें आप तैयार कर लो। बाकी आपके लिए ठीक है, महाकुंभ का पीडीएफ देख लेता हूं, टेलीग्राम में अपडेट है बेटा। ठीक है, सर हिंदी महाकुंभ, ठीक है। अगर हिंदी का महाकुंभ का पीडीएफ नहीं है तो मैं एक बार देख लेता हूं, उसको नहीं है तो मैं उसको अपडेट करवा दे रहा हूं। अभी क्लास के तुरंत बाद मैं उसको अपडेट करवा दूंगा। यस सर, क्लियर है, क्लियर है। किसी को कोई कंफ्यूजन है जल्दी से मुझे बताएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वह रहेगा सबसे पहले 15 नंबर का जो आपका हिंदी व्याकरण, ठीक है, हिंदी ग्रामर आपका 15 नंबर का। उसके लिए एक सेशन नेक्स्ट हम लोग, जो भी सेशन हम लोग का होने वाला है कल के बाद परसों, उसमें हिंदी ग्रामर देखने वाले हैं। उसके बाद 10 नंबर का हम लोग साहित्यिक परिचय, ठीक है। उसके बाद 9 मार्क्स के निबंध। तो 3 क्लास तो ये हमारा बैक टू बैक आएगा, हिंदी व्याकरण, साहित्यिक परिचय और निबंध का। उसके बाद हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश है हर चैप्टर के उसको देखेंगे। तो अभी तक कहानी हो गया, खंड का हो गया, पत्र हो गया और 5 मॉडल पेपर मैंने बोला जिसमें से 1 मॉडल पेपर भी हो गया, और बैक टू बैक ये 3 क्लासेस। बाकी जो टॉपिक रहेगा वो इसी मंथ में मैंने बोला कंप्लीट करके आपका फरवरी में लगभग 4 मॉडल पेपर और महाकुंभ क्लास, पोस्टमार्टम क्लास, बाकी जो भी आपके लिए वेरी बेस्ट क्लास हो सकती है वो आपको चलेगा। बस जितना मैं करा रहा हूं उतना आप करते चलो, जितना मैंने आपको नोट्स बनवाए हैं संजीवनी में सिर्फ उतना तैयार कर लो, उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है। सारा पीडीएफ अपडेट है बेटा। ये तो एक बच्चा एकदम परेशान कर दिया, अनिश शर्मा। अभी आपको एप्लीकेशन खोल के मैं दिखा दूं बेटा, आप उसमें माई कोर्स में जाओ, फिर रिकॉर्डेड में जाओ, क्योंकि लाइव जब चलता है तो लाइव वाले सेक्शन में, रिकॉर्डेड में जाओ, रिकॉर्डेड में हर सब्जेक्ट में जाओगे तब आपको दिखेगा। ठीक है, क्लियर है। इंग्लिश का पीडीएफ महाकुंभ का अपडेट है प्रियांशी तिवारी। ठीक है, तो ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था। जो भी बच्चे अभी तक इधर उधर भटक रहे हैं, जो बच्चे नहीं जुड़े इसी तरह चाहते हैं हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक को एकदम बहुत अच्छे से समझने के लिए, तो वो बिना देर किए शुभम क्लासेस के संजीवनी बैच में जुड़ जाए, जिसका फीस मात्र 499 रुपए। और जिस दिन आपका एग्जाम चलेगा
उस एग्जाम के आखिरी दिन तक इस बैच में आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। जितना मिलेगा सिर्फ उतना ही तैयार कर लेना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं तैयार करना। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, बिना देर के शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करके उसको ज्वाइन कर ले। नहीं तो जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े, जिसमें ऑलरेडी 26,000 बच्चे जुड़ चुके हैं टेलीग्राम पर शुभम क्लासेस, इसमें भी हर एक अपडेट आपको मिलेगा। और जुड़ने के लिए संजीवनी बैच में शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, इस पे आप आराम से इसको डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, जो भी बच्चे अभी तक, ठीक है, अभी तक मैंने आपको 2 से 3 ऐसा सेशन दिया है भैया जो किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ना है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, अगर क्योंकि पहला पेपर में अगर आपने बेहतरीन परफॉर्म कर दिया तो भैया उसके बाद आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने आपकी पूरी कंप्लीट के लिए हिंदी का महाकुंभ जो क्लास भैया यहां पर जब आप जाओगे ना, जब आप चैनल पर जाओगे तो सभी बच्चे, जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, यहां पर जब आप चैनल पर जाओगे, ठीक है, तो आपको ये महाकुंभ क्लास दिखेगी, जिसमें लगभग 3.5 घंटे में आपके कंप्लीट जो पूरा रिवीजन हो सकता है लास्ट टाइम के लिए, वो मैंने करा। लगभग 1,20,000 बच्चे इस सेशन को देख चुके हैं। तो पहला तो इस सेशन को आपको 100% देखना है, और दूसरा भैया आपको सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप कॉपी में किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। लगभग 3 लाख बच्चे इस सेशन को देख लिए कि भैया हिंदी की कॉपी किस तरीके से लिखना है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भैया आता तो सबको है, लेकिन आप अपनी कॉपी को कैसे और बच्चों से अलग बनाओगे वो इसमें बताया गया है। और लगभग 3 लाख बच्चे देखो, ये दोनों सेशन आपको 100% देखने हैं। बाकी जो 5 मॉडल पेपर करा रहा हूं, अभी पिछला मॉडल पेपर यूपी बोर्ड का कराया उसको, बाकी 4 और मॉडल पेपर दूंगा। और ये 5 मॉडल पेपर जब आप कर लोगे ना, तो जब पेपर देने जाओगे तो बोलोगे सर आपने जो कराया था वही आया। इसलिए सारे बच्चे जितना मैं करा रहा हूं बस उतना करते चलो, उसके अलावा आपको भटकना नहीं है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? कौन कौन बच्चे ये दोनों सेशन को देख लिया है? जल्दी से मुझे, सर सब पीडीएफ मिलता है, थैंक्स सर, बहुत अच्छा। कौन कौन बच्चे ये दोनों सेशन देख लिए हैं जल्दी से मुझे बताएंगे। एक क्वेश्चन है सर आपसे, जल्दी से, जो बच्चों को जो भी प्रॉब्लम है बेटा। अब प्रिंसू जी को, अब तो संजीव सर को बुलाना पड़ा। भाई सर जी हिंदी में डेरिवेशन नहीं है क्या? भाई हिंदी में डेरिवेशन देख रहे हैं बच्चे। प्रियांशु करके कोई बच्चा है, ठीक है। तो अभी संजीव सर की 9 बजे क्लास है, जिसमें वो आपको डेरिवेशन कराएंगे। हिंदी में तो कोई डेरिवेशन नहीं है बेटा। भाई वो डेरिवेशन थोड़ी तो साहित्यिक परिचय है। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं देखे बेटा जाकर देख लेना। और बाकी जितना टॉपिक लगभग 4 से 5 क्लास संजीवनी बैच में हुआ है उसको तैयार करते चलो। बाकी परसों मैं हिंदी व्याकरण का सेशन लूंगा, उसके बाद साहित्यिक परिचय का, उसके बाद निबंध का। ये 3 सेशन बैक टू बैक होंगे। उसके बाद जो गद्यांश पद्यांश 6 आज कराया हूं, इसके अलावा 10 से 15 और कौन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा दूंगा। तो लगभग ये क्लियर हो जाएगा। बाकी खुद से भी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। ये नहीं कि बस जितना मैं करा दूं, जितना मैं कराऊं ये चीजें पता चले तो उसको खुद से भी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। पत्र नहीं है कि 3 ही टाइप के आएंगे। गद्यांश है, थोड़ा सा घुमाकर पूछ सकता है, तो आपको कीवर्ड जो इंपॉर्टेंट चीजें वो तो मैंने बता दिया, बाकी आपको थोड़ा खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, जो भी बच्चे सेशन को लाइक नहीं किए बेटा, सेशन को सबसे पहले लाइक कर देंगे सभी बच्चे। जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, लगभग 1200 लाइक हुआ है। पहले तो लाइक करके 1500 का लाइक का टारगेट कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। और नेक्स्ट आप सभी को कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको वीडियो चाहिए, जिसको आपको चाहिए कि नहीं सर इस टॉपिक पर अभी तक वीडियो नहीं आया, सभी बच्चे एक बार लास्ट 5 मिनट के अंदर में, ठीक है, मुझे यह बता दो कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो चाहिए एग्जाम रिलेटेड, ठीक है। यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। एपीजे अब्दुल कलाम भाई साहित्यिक परिचय का जो सेशन रहेगा उसमें 6 से 7 साहित्यिक परिचय रहेंगे, 3 से 4 लेखक का, 3 से 4 कवि का, तो वहीं से वो काम हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए परेशान नहीं होना है। सर हमें पीडीएफ मिलता है, मैं यही नहीं बोला कि नहीं मिलता है, ठीक है। मिलता है तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है भैया, जल्दी से प्रैक्टिकल के लिए गाइड कर दीजिए। प्री बोर्ड तो आपको चल रहा है, प्री बोर्ड पहले अच्छे से दो, कोशिश करो प्री बोर्ड में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। ये नहीं कि पता चला आधा अधूरा छोड़कर चले आए, क्योंकि जब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहोगे तो आपका एक बना रहेगा कि नहीं, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। कोशिश करो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, ठीक है। निबंध बेटा, निबंध का नेक्स्ट सेशन रहेगा, पहला हिंदी व्याकरण, ठीक है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं कमलेश तिवारी। दो 2026 का बेटा बताया तो कल या परसों 2026 बैच के लिए आपको एक नोटिफिकेशन वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सेशन को बेटा मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। कोई भी समस्या रहे तो मुझे जरूर बता देना। बाकी ये जितने टॉपिक मैंने कराए उसको तैयार कर लो। नेक्स्ट 3 सेशन मैंने आपको बता दिया, व्याकरण एक वीडियो में पूरा, और दूसरा साहित्यिक परिचय एक वीडियो में, और तीसरा निबंध। ये बैक टू बैक 3 सेशन आने वाले हैं, जिसमें व्याकरण में लगभग आपका 15 नंबर का, फिर आपका 10 नंबर का साहित्यिक परिचय और 9 नंबर, तो 15 10 25 और 25 और 9 34 मार्क्स। तो ये आपके 34 नंबर नेक्स्ट 3 क्लास में पक्के होने वाले हैं। तो सारे बच्चे ईमानदारी से हर एक क्लास में आप आओगे तो ही आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है मेरे पास कोई जड़ी बूटी कि एक ही क्लास में आपको सब कुछ समझा दूं, ठीक है। एक क्लास में मैं आपको 23 फरवरी जो लास्ट रहेगा उस दिन जो मुझे एक क्लास में समझाना रहेगा वो मैं समझा दूंगा। बाकी फिलहाल जो छोटा छोटा आपको डोज मिल रहा है उसको आप अच्छे से तैयार करते रहो, ठीक है। तो अभी 9 बजे आपकी क्लास है फिजिक्स की, जिसमें सर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आ रहे हैं। तो सभी भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री यही 2 आपकी सबसे बड़ी बला है। केमिस्ट्री में 1 दिन, फिजिक्स में 2 दिन। तो भैया फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स की 3 दिन लगातार क्लास चलिए। अब कल केमिस्ट्री की 6 से 10 भैया महातांडव आ रहा है। उसके बाद मंडे ट्यूसडे लगातार आपका केमिस्ट्री के 2-3 दिन क्लास चलेगी, फिर उसके बाद फिजिक्स की। तो भैया एकदम जी जान लगा देना हर सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं है एक ही सब्जेक्ट में बस पूरा मेहनत करना है, ठीक है। जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं, लगभग 1300 लाइक होने वाला, लाइक करके पहले 1500 लाइक पहुंचा दो। कमेंट कर दो कि आज का सेशन कैसा लगा, और जो मैंने होमवर्क दिया सभी लोग कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।